सुनसान पहाड़ियों के बीच से गुजरने वाली रोड नेशनल हाईवे 44 आज कुछ ज्यादा ही खामोश थी। रात के करीब 10 बज रहे थे। ठंडी हवा के झोंके जब शिवानी शर्मा के चेहरे से टकरा रहे थे तो उसे एक अजीब सी राहत महसूस हो रही थी। शिवानी, जो पेशे से एक सख्त उपजिलाधिकारी थी, आज अपने सरकारी रुतबे से कोसों दूर एक अलग ही अंदाज में थी। शिवानी ने आज पुलिस की वर्दी या दफ्तरी साड़ी नहीं पहनी थी। वो एक साधारण हल्के, उनके बाल ऊपर बंधे थे और कंधे पर एक छोटा सा चमड़े का झोला था। इस साधारण पहनावे में उन्हें देखकर कोई भी यह अंदाजा नहीं लगा सकता था कि वह वही बड़ी अफसर हैं जिनसे पूरे जिले के भूमाफिया कांपते हैं। वो अपनी बचपन की सहेली मीरा की शादी में शामिल होने जा रही थी, जो अगले गांव में रहती थी। लेकिन किस्मत ने उनके लिए कुछ और ही जाल बुन रखा था। जैसे ही शिवानी की मोटरसाइकिल काली घाटी के मोड़ पर पहुंची, उन्होंने देखा कि रास्ते के बीचों बीच बड़े बड़े अवरोधक लगे हुए हैं। ये कोई सामान्य जांच नहीं लग रही थी। 4-5 पुलिस वाले सड़क पर सिगरेट के धुएं उड़ाते हुए खड़े थे। उनके बीचों बीच खड़ा था इंस्पेक्टर कालू रगड़ा। कालू की वर्दी पर लगे सितारे उसकी बहादुरी के नहीं, बल्कि उसके द्वारा किए गए अनगिनत घोटालों और अवैध वसूली के गवाह थे। कालू ने अपनी हाथ की लाठी हवा में लहराई और कड़वी आवाज में चिल्लाया, ओए लड़की, गाड़ी रोक, किनारे लगा। शिवानी ने शांति से अपनी गाड़ी खड़ी की। इंस्पेक्टर कालू रगड़ा अपनी भारी चाल चलता हुआ पास आया। उसने अपनी ताकतवर टॉर्च की रोशनी सीधे शिवानी के चेहरे और कुर्ती पर डाली। वह तीखी रोशनी शिवानी के सम्मान को चोट पहुंचाने की कोशिश कर रही थी। कालू की आंखों में गंदी नीयत साफ देखी जा सकती थी। वाह, सामान तो कड़क है। इतनी रात को अकेली इस सुनसान सड़क पर इस छोटी सी कुर्ती में कहां की सवारी है? कालू की आवाज में भद्दा मजाक था। शिवानी ने अपनी आवाज को काबू में रखते हुए कहा, मैं सहेली की शादी में जा रही हूं और इंस्पेक्टर साहब, मेरी पोशाक पर सवाल करना आपके अधिकार में नहीं आता। बस यह बताइए कि नाका क्यों लगाया गया है? कालू के माथे पर बल पड़ गए। शिवानी की यह निडरता उसके अहंकार को चुभ गई। उसने अपनी लाठी से शिवानी की गाड़ी के तेल टैंक पर जोर से प्रहार किया। कानून सिखाती है इस इलाके का राजा कालू रगड़ा है। सिर का कवच कहां है? और गाड़ी इतनी तेज चला रही थी जैसे पीछे भूत पड़े हों। बदतमीजी और तेज रफ्तार के जुर्म में तुझे अभी के अभी हवालात में डालना चाहिए। शिवानी ने धीरे से जवाब दिया, साहब, कवच मैंने हैंडल पर लटकाया है क्योंकि हवा की कमी महसूस हो रही थी और मैंने कोई कानून नहीं तोड़ा है। कृपया मेरे कागज देख लीजिए। पास खड़े सिपाही बिरजू ने दांत निकालते हुए ठहाका लगाया। उसे पता था कि कालू आज शिकार के मूड में है। इंस्पेक्टर कालू रगड़ा शिवानी के बहुत करीब आ गया और उसके कान के पास झुककर फुसफुसाया, कागजों का क्या करेगी गोरी? आज की रात मेरे थाने में बिता। वहां तुझ जैसी परियों की असली खातिरदारी होती है। बिना किसी उकसावे के अचानक कालू ने अपना हाथ उठाया और शिवानी के बाएं गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। ज्यादा जुबान लड़ाती है। जब पुलिस बात करे तो नजरें नीची रहनी चाहिए। थप्पड़ की चोट इतनी जबरदस्त थी कि शिवानी का संतुलन बिगड़ गया और वह गाड़ी के साथ गिरते गिरते बची। कुछ पलों के लिए वह हैरान रह गई, लेकिन जब उन्होंने सिर उठाया तो उनकी आंखों में डर नहीं, बल्कि एक ठंडी आग थी। वह बस खामोशी से कालू की आंखों में देखती रही। अभी भी आंखें दिखा रही हैं। बिरजू, इसे गाड़ी में डालो। थाने ले जाकर इसका सारा नशा उतारना पड़ेगा। आज इसे दिखाऊंगा कि रुद्रपुर में पुलिस से पंगा लेने का अंजाम क्या होता है। रुद्रपुर थाने के भीतर की हवा में एक अजीब सी बदबू और डर था। दीवारों का प्लास्टर उखड़ा हुआ था और कोनों में मकड़ी के जाले लटक रहे थे। शिवानी को एक अंधेरे कोने में रखी लोहे की कुर्सी पर बिठा दिया गया। इंस्पेक्टर कालू रगड़ा अपनी बड़ी कुर्सी पर पैर फैलाकर बैठ गया और मेज पर पैर रख दिए। नाम क्या है तेरा? कालू ने मेज थपथपाते हुए पूछा। शिवानी चुप रही। उनकी यह चुप्पी कालू को पागल कर रही थी। उसने मेज पर रखी एक फाइल उठाकर शिवानी की ओर फेंकी। मुझे सब पता है तुम जैसी लड़कियों का। रात को सज-धज कर निकलती हो किसी अमीर आदमी के पास जाने। आज तुझसे ही रुद्रपुर पुलिस का नया सफाई अभियान शुरू होगा। उसने एक महिला सिपाही को बुलाया और आदेश दिया, इसे काल कोठरी में डाल दो और इसके खिलाफ नशीले पदार्थों की तस्करी और गलत काम का झूठा केस तैयार करो। आज इसे वह हाल दिखाओ कि कल सुबह जब यह आईने में अपना चेहरा देखे तो खुद से नफरत हो जाए।
शिवानी को घसीटते हुए एक बदबूदार जेल में डाल दिया गया। वहां पहले से ही 2 अपराधी बंद थे जो शिवानी ने बस जेल की सलाखों को पकड़ा और बाहर की ओर देखने लगी। उन्हें अपनी वो कसम याद आ रही थी जो उन्होंने ट्रेनिंग के समय ली थी। वह देखना चाहती थी कि एक आम नागरिक के साथ यह सरकारी सिस्टम कितना बुरा व्यवहार कर सकता है। वह चाहती तो शुरुआत में ही अपना पद बता सकती थी, लेकिन वह इस तंत्र की बुराई को गहराई से देखना चाहती थी। रात जैसे जैसे गहरी हुई, कालू जेल के सामने आकर खड़ा हो गया। उसके हाथ में शराब का गिलास था। अभी भी वक्त है, मेरे पैरों में गिरकर माफी मांग ले, शायद रहम आ जाए। शिवानी ने पहली बार अपना मुंह खोला। उनकी आवाज पत्थर की तरह सख्त थी। इंस्पेक्टर कालू रगड़ा, आज के यह कुछ घंटे मैं एक आम लड़की बनकर नहीं, बल्कि एक आईने की तरह तुम्हारे सामने थी। तुमने अपना जो गंदा चेहरा आज दिखाया है, उसका इंसाफ बहुत जल्द शुरू होगा। कालू हंसते हुए बोला, इंसाफ? मुझे कौन सजा देगा? जिले का पुलिस कप्तान मेरा साला है और इलाके का नेता मेरी जेब में रहता है। तू एक मामूली राहगीर मेरा क्या बिगाड़ेगी? ठीक उसी समय थाने के बाहर एक नीली बत्ती वाली सफेद गाड़ी आकर रुकी। सायरन की आवाज से पूरा थाना गूंज उठा। कालू चौंक गया। इतनी रात को जिले के बड़े साहब यानी जिलाधिकारी महोदय यहां क्यों आए हैं? जिलाधिकारी आलोक वर्मा बेहद गुस्से में और घबराहट में थाने के अंदर दाखिल हुए। इंस्पेक्टर कालू रगड़ा दौड़कर गया और जोर से सलाम मारा। साहब, इतनी रात को आप, हम एक बहुत बड़े काम में लगे थे साहब। आलोक वर्मा ने कालू की तरफ देखा तक नहीं। उनकी नजर सीधे जेल की ओर गई। वहां बुरी हालत में शिवानी शर्मा को देखकर उनका शरीर गुस्से से कांपने लगा। वो बिजली की रफ्तार से घूमे और कालू के चेहरे पर एक जोरदार तमाचा मारा। कालू सीधा मेज पर जाकर गिरा। साहब, मेरी क्या गलती है? ये लड़की तो अपराधी है, कालू हकलाते हुए बोला। चुप कर घटिया इंसान, तुझे पता भी है तूने किस पर हाथ उठाया है? ये इस इलाके की नई उप जिलाधिकारी और अपराध जांच की खास अफसर सुश्री शिवानी शर्मा हैं। पूरे थाने में मौत जैसा सन्नाटा छा गया। इंस्पेक्टर कालू रगड़ा का चेहरा सफेद पड़ गया। उसके हाथ पैर बर्फ जैसे ठंडे हो गए। जिस लड़की की कुर्ती देखकर उसने गंदे कमेंट किए थे और जिसे उसने थप्पड़ मारा था, वह असल में उसकी सबसे बड़ी अफसर थी। शिवानी धीरे से जेल के अंदर खड़ी हुई। अपने होठों से बहता खून पोंछते हुए उन्होंने जिलाधिकारी की ओर देखकर एक हल्की मुस्कान दी। वो मुस्कान किसी आने वाले तूफान का इशारा थी। जिलाधिकारी साहब, आपके अफसरों ने आज मेरा बड़ा शानदार स्वागत किया। शुक्रिया कालू रगड़ा, तुमने मेरा काम आसान कर दिया। मैं इस जिले के सिस्टम की कमियां ढूंढने निकली थी और तुमने खुद मुझे उस गंदगी की गहराई तक पहुंचा दिया। कालू कांपते हुए जमीन पर बैठ गया। मैडम, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपकी साधारण कुर्ती देखकर पहचान नहीं पाया। शिवानी ने सलाखों के पीछे से ही कालू की आंखों में झांका और कड़क आवाज में कहा, पहचान नहीं पाए, इसलिए यह व्यवहार। इसका मतलब साधारण कपड़े पहनने वाली हर लड़की तुम्हारे लिए सिर्फ एक खिलौना है। तुम्हारे माफी मांगने का वक्त खत्म हो चुका है कालू। अब तुम्हारे इस गुंडागर्दी के अंत का समय शुरू हुआ है। इंस्पेक्टर कालू रगड़ा को समझ आ गया कि उसकी नौकरी और उसकी जिंदगी दोनों बर्बाद हो चुके हैं, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि शिवानी शर्मा सिर्फ उसे ही नहीं, बल्कि इस थाने की आड़ में चल रहे एक बहुत बड़े ड्रग और माफिया गिरोह की जड़ें काटने आई थी। रुद्रपुर थाने के भीतर सन्नाटा ऐसा था जिसे चीरा जा सके। इंस्पेक्टर कालू रगड़ा और उसके साथियों की हिम्मत टूट चुकी थी। जिलाधिकारी आलोक वर्मा के आदेश पर तुरंत पुलिस की एक खास टीम को तैनात किया गया। शिवानी शर्मा जेल से बाहर निकली। उनकी पीली कुर्ती पर धूल और गाल पर थप्पड़ का निशान उनके भीतर सुलगती आग को और भड़का रहा था। जिलाधिकारी साहब ने हाथ जोड़कर कहा, मैडम, मैं शर्मिंदा हूं। इन दरिंदों ने जो किया उसके लिए पूरा प्रशासन आपसे माफी मांगता है। आप कृपया सरकारी गेस्ट हाउस चलिए, मैं आपकी सुरक्षा और आराम का इंतजाम करता हूं। शिवानी ने अपनी गाड़ी की चाबी उठाई और मजबूत आवाज में कहा, नहीं जिलाधिकारी साहब, आराम करने का वक्त निकल गया। पिछले 3 घंटों में मैंने जो देखा और सहा है, उसने मुझे यह यकीन दिला दिया है कि इस जिले की नसों में भ्रष्टाचार का जहर बहुत गहरा उतर चुका है। कालू तो सिर्फ एक मोहरा है, असली खिलाड़ी तो कोई और है जो वर्दी और सफेद कुर्ते के पीछे छिपा है। तभी कालू जो जमीन पर बैठा था अचानक पागलों की तरह हंसने लगा। उसने खून थूकते हुए कहा, मैडम, आपको क्या लगता है मुझे सस्पेंड करके आप जीत जाएंगी? रुद्रपुर की मिट्टी में हमारे खून के साथ साथ
काल भैरव का डर मिला हुआ है। आपने आज मुझे हाथ लगाया है, इसका हर्जाना आपकी सहेली मीरा चुकाएगी। आज उसकी डोली नहीं, उसकी अर्थी उठेगी। शिवानी का दिल जोर से धड़क उठा। काल भैरव इस पूरे इलाके का सबसे बड़ा अपराधी था, जिसका नाम लेने से भी लोग डरते थे। शिवानी ने इंस्पेक्टर कालू रगड़ा की वर्दी पकड़ी और उसे दीवार से सटा दिया। अगर मीरा को एक खरोच भी आई, कालू, तो याद रखना, मैं कानून की किताबों को किनारे रखकर तुम्हारा वो हाल करूंगी कि मौत भी तुम पर तरस खाएगी। शिवानी ने बिना एक पल गंवाए अपनी गाड़ी चालू की। रात के 11 बज चुके थे। मीरा का गांव यहां से 15 किलोमीटर दूर था। जिलाधिकारी ने पीछे से आवाज दी, मैडम, पुलिस बल साथ ले जाइए, पुलिस को आने में समय लगेगा, मैं तब तक नहीं रुक सकती। शिवानी ने चिल्लाकर कहा और गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी। नेशनल हाईवे पर अंधेरा घना था। शिवानी की आंखों में बदले की आग थी। जैसे ही वह गांव की सीमा पर पहुंची, उन्हें दूर से आग की लपटें दिखाई दी। शादी का वो सुंदर पंडाल जो खुशियों से भरा होना चाहिए था, आज मातम और धुएं के बीच था। जब वो शादी वाले घर के पास पहुंची तो नजारा रूह कंपा देने वाला था। मेहमान यहां वहां छिपे हुए थे, बर्तन बिखरे पड़े थे और मीरा के पिता घायल हालत में जमीन पर पड़े थे। शिवानी गाड़ी से कूदी और उनके पास पहुंची। काका, मीरा कहां है? क्या हुआ यहां? मीरा के पिता ने कांपते हुए हाथ से पीछे की पुरानी आटा चक्की की ओर इशारा किया। बेटा, वे लोग आए काले नकाब पहने हुए। वे चिल्ला रहे थे कि किसी सरकारी अफसर ने उनके मालिक का काम बिगाड़ा है। वे मीरा को उठा ले गए। काल भैरव के गुंडे उसे खत्म कर देंगे। शिवानी ने अपनी कुर्ती के पल्लू को कमर में कस कर बांधा। उनके पास अपनी सरकारी पिस्तौल नहीं थी क्योंकि वह छुट्टी पर थी, लेकिन उनके बैग में एक छोटा फोल्डिंग चाकू और उनकी बरसों की लड़ाई की ट्रेनिंग थी। वो दबे पांव आटा चक्की के खंडहर की ओर बढ़ी। भीतर मशालों की रोशनी थी। वहां करीब 20 हथियार बंद गुंडे खड़े थे। बीच में मीरा एक खंभे से बंधी हुई थी। उसका लाल शादी का जोड़ा फट चुका था और उसकी आंखों में मौत का डर था। उसके सामने खड़ा था 7 फुट का एक राक्षस जैसा आदमी, काल भैरव। तेरी वह अफसर सहेली कहां है? काल भैरव अपनी भारी आवाज में गरजा। आज मैं उसके घमंड को इस आग में जला दूंगा। पहले तुझे मारूंगा, फिर उसकी बारी आएगी। उसने अपनी मूंछों पर ताव देते हुए एक बड़ा सा गंडासा हवा में लहराया। मीरा चीख पड़ी। तभी एक पत्थर चक्की के शीशे को तोड़ता हुआ भीतर आया। गुंडे चौंक गए। कौन है? तेरी मौत। अंधेरे से शिवानी की आवाज गूंजी। शिवानी ने चक्की के बाहर रखे बिजली के मेन स्विच को काट दिया। चारों तरफ गहरा अंधेरा छा गया। गुंडे घबराहट में इधर उधर गोलियां चलाने लगे, लेकिन शिवानी अंधेरे में लड़ने की माहिर थी। वो एक साए की तरह हमला कर रही थी। शिवानी ने पहले गुंडे की गर्दन पर वार किया। वह बिना शोर किए गिर पड़ा। फिर दूसरे के घुटने पर वार किया। अंधेरे में सिर्फ चीखें सुनाई दे रही थीं और गुंडों को समझ नहीं आ रहा था कि उन पर हमला कौन कर रहा है। काल भैरव चिल्लाया, लाइट जलाओ, डरपोक की तरह मत छिपो। जैसे ही एक गुंडे ने मशाल जलाई, उसने देखा कि शिवानी उसके ठीक सामने खड़ी थी। उनकी कुर्ती खून से सनी हुई थी, चेहरा मिट्टी से भरा था, लेकिन आंखों में साक्षात काली का रूप था। शिवानी ने दौड़कर एक गुंडे की बंदूक छीनी और उसकी बट से काल भैरव के सिर पर जोरदार प्रहार किया। अगला 5 मिनट किसी बड़ी फिल्म के क्लाइमैक्स जैसा था। शिवानी ने अकेले ही उन 20 गुंडों को धूल चटा दी। उनकी फुर्ती और ताकत के आगे वे अपराधी टिक नहीं सके। अंत में सिर्फ काल भैरव और शिवानी आमने सामने थे। काल भैरव ने अपना गंडासा उठाया और शिवानी पर हमला किया। शिवानी ने नीचे झुककर खुद को बचाया और एक लोहे की रॉड उठाकर उसके सीने पर दे मारी। वो पीछे गिरा और उसकी सांसें उखड़ने लगी। तभी बाहर से दर्जनों पुलिस की गाड़ियों के सायरन गूंजे। जिलाधिकारी और पुलिस कप्तान, जिन्हें हटाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी, पर वे मदद के साथ आए थे, भीतर दाखिल हुए। उन्होंने देखा कि एक साधारण सी कुर्ती पहनी हुई महिला ने पूरे इलाके के सबसे खतरनाक माफिया को हरा दिया था। शिवानी ने मीरा की रस्सियां खोली। मीरा फूट फूट कर उनके गले लग गई। सब ठीक है मीरा, अब कोई तुम्हें हाथ नहीं लगेगा। शिवानी ने उसे चुप कराया। पुलिस कप्तान, जो इंस्पेक्टर कालू रगड़ा का मददगार था, नाटक करते हुए कहा, मैडम आप चिंता ना करें, अब हम इन्हें देख लेंगे। शिवानी ने पुलिस कप्तान की ओर देखा और एक ठंडी हंसी हंसी। कप्तान साहब, आपकी और कालू की फोन की सारी बातें मेरे पास पहुंच चुकी हैं।
जिलाधिकारी साहब,